देश विदेश की 40 खबरों के बाद अब बारी बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल की है। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां 10 साल बाद चुनाव हैं और इसको लेकर जबरदस्त सियासी तनाव वहां पर मचा हुआ है। आज राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर में जाकर खूब गरजे। और साथ ही दूसरी बड़ी खबर की बात होगी हरियाणा में 2 खिलाड़ियों की नई पारी की। दोनों चर्चित नाम हैं, एक विनेश और दूसरे बजरंग। कौन सी पारी खेलने वाले हैं दोनों, थोड़ी देर में विस्तार से इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा तीसरी खबर में बात शरद पवार के गेम की होगी, जिसे लेकर भतीजे अजित पवार और बीजेपी दोनों ही गुटों में खलबली मची हुई है। इसको लेकर भी विस्तार से जानकारी आपसे साझा करेंगे। इसके साथ ही बात यूपी में बुलडोजर पर मचे राजनीतिक गदर की भी करेंगे। आखिर अखिलेश और योगी क्यों बुलडोजर को लेकर आपस में भिड़ गए हैं, इस पर भी विस्तार से बात होगी। इन सभी खबरों की पड़ताल के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से अजय बाचलू, जो राहुल की पॉलिटिक्स की डिटेल्स आपके सामने आज रखने वाले हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार मेरे साथ हैं, जो हरियाणा में विनेश बजरंग की पॉलिटिकल एंट्री की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। मुंबई से वैभव परब मेरे साथ होंगे, जिन्हें शरद पवार के खेलने जाने वाले पॉलिटिक्स गेम की पूरी जानकारी है, वो विस्तार से आपके सामने साझा करेंगे। और लखनऊ से वीरेश पांडे मेरे साथ होंगे, जो बताएंगे कि बुलडोजर पर गदर के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। आपसे सभी से बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले अभी की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास है उससे दर्शकों को रूबरू करवा दे। देखिए, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का प्रचार शुरू हो चुका है। चुनावी प्रचार रामबन पहुंचकर मोदी पर राहुल का अटैक दिखाई दिया। जो हक छीना गया वो लौटाऊंगा, राहुल गांधी ने कहा है। बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताया राहुल गांधी ने। और राहुल ने जम्मू कश्मीर का राजा एलजी को बताया है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का चुनावी कैंपेन शुरू हो चुका है। आज से रामबन पहुंचे राहुल और वहां पर मोदी पर उनका अटैक दिखाई दिया। जो हक छीना गया जम्मू कश्मीर का वो लौटाऊंगा, राहुल गांधी ने कहा। और साथ ही बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताया। सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। तो अजय बाचलू मेरे साथ जुड़े हुए जम्मू कश्मीर से, सीधे आइए उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, आज राहुल वहां पर पहुंचे, अपने चुनावी अभियान का आगाज किया, किन किन बातों का जिक्र किया, सारी जानकारी विस्तार से साझा कीजिए अजय। देखिए, राहुल ने चिर परिचित अंदाज में, हालांकि उनका आज जो संगलदान जो कि यहाँ रामबन में पड़ता है वहाँ का भाषण बहुत संक्षिप्त था, काफ़ी शॉर्ट था, क्योंकि वो काफ़ी लेट वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने चिर परिचित अंदाज में जिस तरह से अडानी और अंबानी के मुद्दे को उठाया और जिस तरह से वो पिछले दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमले बोल रहे हैं, तो वो चिर परिचित अंदाज राहुल गांधी का यहाँ भी दिखा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि ये एक बहुत रिमोट इलाका है, काफ़ी दूर दराज इलाका है। यहाँ राहुल को पता है कि पीएम और गृह मंत्री का कार्ड ज़्यादा नहीं चलेगा, इसलिए राहुल ने यहाँ स्टेट इश्यूज़ जो कि लोकल इश्यूज़ हैं यहाँ के, उसको उठाया। राहुल ने सबसे पहले स्टेटहुड की बात की, जिस पर वहाँ खूब तालियां बजी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का वापस राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और राहुल ने यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण ये बोली है कि मॉडर्न इंडिया, मतलब अभी के भारत में ये पहला इंसिडेंट है, ये पहली घटना है जब किसी राज्य को डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा पर भी सीधा हमला बोला है। ये पहला मौका है जब राहुल ने इस तरह से एलजी को अपने निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने एलजी को यहाँ का राजा बताया और आरोप लगाया कि यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है और यहाँ के जो ठेके हैं वो एलजी और अजय, बाहरी राज्यों के लोगों को दे रहा है। भाषण के दौरान आप ये कह रहे हैं कि भले ही थोड़ा सा उनका छोटा भाषण रहा, लेकिन इसमें जिक्र जो किया उन्होंने अजय, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये रहा कि उन्होंने कहा जो हक आपसे छीना गया है, हमारी सरकार बनेगी तो वो हक आपको वापस दिलाया जाएगा।
जी बिल्कुल, हक की बात अगर करें तो उन्होंने ठेकों की बात की, जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे जिस इलाके में हम हैं वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए, राहुल ने कहा कि वो एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को नहीं मिलती। यहाँ के ठेके जो हैं जम्मू कश्मीर के वो बाहरी लोगों को मिलते हैं, यहाँ तक राहुल ने कहा। और यहाँ के युवाओं से संवाद में उन्होंने ये कहा कि यहाँ के युवाओं का जो हक है, यहाँ की संपत्ति जो है, अगर वो कांग्रेस की सरकार आती है तो वो न केवल यहाँ के वापस लोगों को दी जाएगी, बल्कि उस संपत्ति से जुड़े विकास में जो लोगों का रोल है, जिसमें उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो यहाँ के लोगों को दिया जाएगा। इस बात की भी यहाँ राहुल ने साथ ही जम्मू कश्मीर को उसको स्टेटहुड उसका वापस दिलाना सबसे पहला काम होगा, इस बात का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। अजय, आप रहे मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, 10 साल बाद चुनावी मैदान में उमर अब्दुल्ला उतरे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से उमर ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नामांकन के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गांदरबल के विकास के लिए लड़ रहा हूं। तो देखिए, गांदरबल से इस बार ताल ठोक रहे उमर अब्दुल्ला 10 साल के बाद, और चुनावी मैदान में वो हैं। नॉमिनेशन फाइल कर दिया, जिस वक्त वो निकले उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकले, और साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गांदरबल के विकास के लिए उनकी ये लड़ाई है। इशफाक जब्बार अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने गांदरबल की सीट सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी, मैंने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो उस वादे के बराबर उतर नहीं आए। उन्होंने गांदरबल के लोगों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद गांदरबल में जितने भी काम थे वो सारे रुक गए। इसलिए आज मजबूरन हमें जहाँ इशफाक जब्बार या बाकियों के खिलाफ जो है, आज हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। तो उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो विकास के लिए ही यहाँ से हैं, गांदरबल सीट से वो इस बार ताल ठोक रहे हैं। अजय, इस बार उनकी लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है गांदरबल से? हालांकि लोकसभा चुनाव में ताल उन्होंने ठोका, उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब विधानसभा चुनाव की जंग उनके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है इस सीट से? देखिए, चुनौतीपूर्ण इसलिए है और इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछली बार जो है उमर अब्दुल्ला गांदरबल से नहीं लड़ी थी। गांदरबल जो है उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पारंपरिक सीट है। वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक जो नेता हैं इशफाक जब्बार, वो लड़कर जीते थे और लगातार वो वहाँ पर जो है विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार न केवल उमर अब्दुल्ला, जो कि पहले चुनाव ना लड़ने की बात कह चुके हैं, और यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा था कि उमर चुनाव नहीं लड़ेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार चुनावी सियासत ऐसी बिछी कि उमर को वापस उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रुख करना पड़ा जो वो पिछली बार छोड़ चुके थे। इस बार न केवल उमर का मुकाबला वहां पर पीडीपी और कांग्रेस पीडीपी से है, बल्कि उनका मुकाबला वहां अपने ही एक कार्यकर्ता, अपने ही एक विधायक से है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मूलतः आते हैं। तो ऐसे में उमर को वहां चुनौतियां न केवल विपक्षी पार्टी दे रही है, बल्कि वो शख्स भी दे रहा है जो उनकी अपनी पार्टी से था। ठीक है अजय, ठीक है, रहे मेरे साथ। आगे बढ़ते हुए देखिए, हरियाणा को लेकर के बड़ी खबर हमारे पास से। हरियाणा चुनाव को लेकर भी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, जो हलचल लगातार सामने आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस आप में गठबंधन की तैयारी चल रही है। सीट बंटवारे के लिए आज दोनों पार्टियों की बैठक होनी है। राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया मिले, सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों की मुलाकात हो चुकी है। सीटों को लेकर दोनों ही नेताओं में चर्चा हुई है। 2 से 3 दिन में गठबंधन पर कहा यह जा रहा है कि फाइनल मुहर संभव है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया मिले, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो हरियाणा के संबंध में जो भी फैसला होगा, 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा हम 90 पे लड़ रहे हैं कि 9 पे लड़ रहे हैं। लेकिन फैसला होता है सारी परिस्थितियों पर बातचीत करने के बाद। देखिए, गठबंधन को लेकर तो कहा यह जा रहा है कि जल्द ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जैनेंद्र का ये सीधे रुक करते हैं। जैनेंद्र मेरे साथ बने हुए। जैनेंद्र, इस खबर को लगातार ट्रैक भी आप कर रहे हैं, हर एक हलचल पर आपकी नजर बनी हुई है। अब क्या अगले 48 घंटे में विनेश और बजरंग पूनिया हाथ के साथ नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, सुबह राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने मुलाकात की है और सूत्रों का कहना है कि बजरंग और विनेश दोनों चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। विनेश फोगाट को 2 सीटों से उतारने की चर्चा चल रही है। एक जो उनके मायके की सीट है यानी चरखी दादरी, और दूसरा जुलाना सीट है जो उनके ससुराल की सीट है। माना जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक सीट पर, और संभावना ज्यादा चरखी दादरी की है, जहां से कि विनेश को चुनावी अखाड़े में उतारा जा सकता है। बजरंग पूनिया के भी चुनाव लड़ने की संभावना है, और अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा संभावना यह कि उनको बादली सीट से उतारा
जाएगा। हालांकि उस सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं, अगर बजरंग को उतारना है तो फिर विधायक का टिकट काटना होगा। ऐसे में हो सकता है कि बजरंग को किसी और सीट से उतारा जाए, लेकिन पूरी संभावना सूत्र जता रहे हैं कि बजरंग और विनेश दोनों चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं और उतरने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के आला सूत्रों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को चुनावी मैदान में उतारा जाए। देखना है कि क्या दोनों को उतारा जाता है। फिलहाल संभावना ज्यादा यही बनी हुई है कि विनेश और बजरंग दोनों को हम इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनावी अखाड़े में देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ज्ञानेंद्र, आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बात कहां तक आगे बढ़ी है? सूत्र ये बता रहे हैं कि राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया के बीच में मुलाकात हो चुकी है, दोनों के बीच में बात हो चुकी है। कब तक पूरी तस्वीर साफ होगी गठबंधन को लेकर और सीटों को लेकर भी? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन दोनों के बीच एक अहम मुलाकात हुई है। हालांकि मुलाकात में क्या बातचीत हुई है ये जानकारी छनकर सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी करीब 10 के आसपास सीटें चाहती है हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस 5 के आसपास से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बातचीत चल रही है दोनों दलों के बीच में। इससे पहले राघव चड्ढा की केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, उनसे कई मुलाकातें हो चुकी हैं। अभी इसमें वाकई में कम से कम 2 से 3 दिनों का समय लगेगा। देखना यही है कि आम आदमी पार्टी कितना प्रेशर बनाने में कामयाब होती है, कितनी सीटें वो कांग्रेस से ले पाती है। चूंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस सीईसी की बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की पैरवी की थी, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को साथ लेने के मूड पे है और उनकी मांगों को कांग्रेस जो है वो गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। आपके अलावा समाजवादी पार्टी और सीपीएम और एनसीपी भी इस गठबंधन में शामिल नजर आ सकते हैं। तो आप और कांग्रेस नेताओं के बीच बैठकें चल रही हैं, पहले भी हुई हैं। आज अब से कुछ देर पहले दीपक बावरिया और राघव चड्ढा की मुलाकात हुई है। आने वाले दिनों में भी मुलाकात होगी और 1 से 2 दिन में तस्वीर साफ होगी कि कितनी सीटें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी है। फिलहाल नजर ये आ रहा है कि 5 के आसपास सीटें आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस हरियाणा में छोड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है। अभी आने वाले दिनों में और मुलाकातें होंगी और बात होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। जैनेंद्र, आप ये जानकारी साझा कर रहे हैं, आप रहे मेरे साथ। हरियाणा चुनाव से जुड़ी अभी की और बड़ी खबर क्या है वो भी आपको बता दें। हरियाणा में आज बीजेपी की पहली लिस्ट संभव है। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि आज पहली लिस्ट आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। शाम तक पहली सूची जारी कर सकती है बीजेपी। और पहली लिस्ट में जो खबर है वो 30 से 40 उम्मीदवारों को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि पहली जो सूची होगी उसमें 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने यह कहा कि हर पहलू पर गौर करने के बाद ही टिकटों का ऐलान किया जाएगा। बेटा बेटी को टिकट पर केंद्रीय नेतृत्व आखिरी फैसला लेगा। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। बीजेपी के अंदर कुछ स्थापित नेता जो हैं वो अपने किन्स को जो हैं बच्चों को टिकट जो हैं उनके लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वही अंतिम फैसला करेगा। और अब बात महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की, और यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले सियासत बेहद गर्म है। महाविकास अघाड़ी में चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर बयानबाजी जारी है, लेकिन एनसीपी शरद के अध्यक्ष शरद पवार के मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बयान ने महाविकास अघाड़ी में खलबली मचा दी है, टेंशन बढ़ा दी है। कोल्हापुर में शरद पवार ने सीएम फेस को लेकर कहा कि संख्या बल के आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो दूसरी ओर एनसीपी शरद गुट की ही सांसद सुप्रिया सुले ने शरद पवार के ही सीएम फेस को लेकर जो बयान था उनका, उस बयान का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी सीएम पद की रेस में नहीं है। उद्धव ठाकरे या कांग्रेस से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आपको दोनों ही बयान सुनवाते हैं। त्याचा विचार करायचं काही कारण नाही। अनेक वेळा असं घडलं की नेतृत्व कोणी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो। आज कशाचा काही फटका नाही, पण त्यासाठी आत्ताच काही मांडणी करण्याची आवश्यकता नाही है। अगर हमारे लिए सेवा मायने रखती है, पद नहीं मायने रखता, तो अगर सेवा इस देश की करनी है तो क्या पद पे आप काम करते क्या मायने रखता है। और ये सत्ता क्या है? सत्ता ये एक टूल है लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। मेरे मन में एक बात हमेशा आती है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ऐसा बने जो दिल्ली के सामने न झुका है न झुकेगा। कोई भी बन सकता है, कांग्रेस का बन सकता है, उद्धव जी का बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ये हमारे पार्टी में पवार साहब ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी उस रेस में है ही नहीं।
तो देखिए, शरद पवार ने कहा कि संख्या बल के आधार पर फैसला होगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम रेस में सीएम के हैं ही नहीं। वैभव मेरे साथ जुड़े हुए महाराष्ट्र मुंबई से। वैभव, ये एनसीपी शरद पवार गुट में शरद पवार की अलग और सुप्रिया सुले की अलग राय समझ में आ रही है मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर? दीपा, महाराष्ट्र की राजनीति में 84 साल का एक राजकीय नेता जो जिसका नाम है शरद पवार, अब उनकी राजनीति महाराष्ट्र का गली गली का बच्चा भी वाकिफ है। जब शरद पवार पहली एक कोई कमिट करते हैं तो यानी समझ जाने का कि इसका मतलब है पवार इसके अलग कुछ करने जा रहे हैं। यानी जब भी शरद पवार जी ने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद में हमें कोई रुचि नहीं है, उसी समय सभी राजनीतिक पार्टी ने यह समझ लिया था कि शरद पवार अब आने वाले दिनों में सीएम पद पर दावा कर सकते हैं, उनकी पार्टी कर सकती है। हमें यहाँ पे एक बात बतानी पड़ेगी कि 3 दिन के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे। दिल्ली में जाके उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की, सोनिया गांधी से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, आपके नेता, सभी से मुलाकात की। और सूत्रों के हवाले ये जानकारी आगे आ रही है कि उद्धव ठाकरे पीछे पड़े थे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर कांग्रेस का बड़ा बयान भी आ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है, संख्या बल ही तय करेगा सीएम कौन होगा। नाना पटोले का ये बयान, हम महाविकास आघाड़ी के तौर पर ही चुनाव में जाएंगे, ये उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी का बयान। नाना पटोले कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि संख्या बल ही तय करेगा सीएम कौन होगा। वैभव, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से भी नाना पटोले यही कहते हुए जो शरद पवार ने कहा कि संख्या बल ही ये तय करेगा कि आखिर सीएम कौन होगा। अभी महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति का अभी तक का इतिहास यही बताते आया है कि जिसकी सीट ज्यादा है उसका ही सीएम बनता जाता है। तो जबकि उद्धव ठाकरे इसके पीछे पड़े थे कि सीएम पद पर कौन बैठेगा, इसके लिए उन्होंने खुले मंच पर भी दावा किया था कि किसी विपक्ष को, निर्दलीय को आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दो, मैं उसको समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबको मालूम है कि जिसकी सीटें ज्यादा होती है उसका ही सीएम बनता है। अब देखिए 2019 की मैं बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 2019 में भाजपा और उद्धव ठाकरे एक साथ थे, तभी भी सीएम पद को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ और फिर महाविकास आघाड़ी की स्थापना हो गई, नहीं तो नहीं होती थी। उद्धव ठाकरे को कमिटमेंट किया गया था अमित शाह के जरिए, ऐसे उनके पार्टी का कहना है कि सीएम पद उनको दिया जाएगा। लेकिन सीएम पद उनकी सीटें कम आने की वजह से भाजपा की 105 आने पर भाजपा ने बोला कि सीएम पद हमारा रहेगा। देखिए ये झगड़ा 2019 का है। कांग्रेस यही चाहती है कि 2024 में ये झगड़ा वापस ना हो। इसके लिए ये दोनों पार्टियां क्लियर कर रही है कि उद्धव ठाकरे से कि देखो सीटें जिसकी ज्यादा होगी उसको ये सीएम पद दिया जाएगा। यानी इनको पूरा आत्मविश्वास है। देखो लोकसभा चुनाव में एमवीए का शानदार प्रदर्शन रहा है। की तरफ से ये उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे इशारा किया जा रहा है। वैभव, आप ये कह रहे हैं, रहे मेरे साथ। अब यूपी की सियासत की हम बात करेंगे। देखिए बुलडोजर एक्शन पर आमने सामने योगी और अखिलेश हैं। यूपी की सियासत में बुलडोजर की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। एक्शन बुलडोजर को लेकर अब बयानों में दिखाई दे रहा है। सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने हैं। 27 में गोरखपुर की तरफ मोड़ेंगे बुलडोजर, अखिलेश यादव ने कहा। और योगी का पलटवार, इसके लिए दिल और दिमाग चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होता है, अखिलेश यादव ने कहा। योगी ने दोबारा फिर किया अखिलेश पर पलटवार। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे, सीएम योगी ने कहा। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो यूपी में बुलडोजर को लेकर वीरेश पांडे मेरे साथ हैं। वीरेश, ये बुलडोजर को लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, समझाइए जरा दर्शकों को। वीरेश, देखिए उपचुनाव सामने आ रहा है और इसके साथ साथ 27 का चुनाव भी नजदीक आने वाला है। तो ये जो बाबा का शासन है, यानी बुलडोजर बाबा का शासन है, ये इनके कानून व्यवस्था का प्रतीक है। अगर 17 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार और पार्टी प्रचारित करती है पूरे भारत में और अन्य जगहों पर, तो बुलडोजर का शासन यानी कानून व्यवस्था, उसी बुलडोजर के शासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने का काम मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
जो है वो उपचुनाव में कानून के शासन को, माफिया को, तमाम तरह की बातें करेंगी। और योगी आदित्यनाथ ने उसी प्रयागराज की धरती पर जहां माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा कि बात कह के मिट्टी में मिला दिया था, उस धरती से बोला है और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा है कि ये कोई सामान्य काम नहीं है, इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए क्षमता चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि भाई बुलडोजर तो अगर हम देखें तो जो सीएम रेजिडेंस है, आवास है, वो भी नक्शे पास हैं या नहीं है, वो वैध है या अवैध है। तमाम जो बुलडोजर है उसको समझना होगा। यूपी की राजनीति में 17 से लेकर अब तक जो कानून व्यवस्था का प्रतीक है, योगी का जो मॉडल है, यूपी मॉडल, जैसे हम गुजरात मॉडल मोदी जी की बात करते थे। देखिए, उपचुनाव सामने है, उपचुनाव पास है और इसीलिए बुलडोजर को लेकर ये सियासी बवाल उत्तर प्रदेश में है, ये समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेश। बुलडोजर पर जुबानी जंग में अखिलेश का नया वार। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अलग पार्टी बनाने के लिए कहा है। आपका बुलडोजर इतना ही सफल तो फिर अलग पार्टी बना लीजिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, ये अखिलेश यादव का वार है सीएम योगी आदित्यनाथ पर। बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग, लगातार वार पलटवार और थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से अखिलेश ने योगी को अलग पार्टी बनाने के लिए कहा है। वीरेश पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। वीरेश, ये तो जो वार पलटवार का सिलसिला है ना बुलडोजर को लेकर, वो थमता हुआ तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अलग पार्टी बनाने की नसीहत वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी को। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि अलग पार्टी बना लीजिए, चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि 17 में मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ का परिचय था कि वो सांसद थे, और उनका दूसरा परिचय था कि वो भगवा वस्त्र धारण करते थे, और तीसरा परिचय और सबसे महत्वपूर्ण परिचय ये था कि वो गोरक्षपीठ के महंत हैं। लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद जो चौथा सबसे बड़ा परिचय हुआ वो बुलडोजर वाले बाबा हैं। अन्य जगहों पर वो जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो कमल निशान से ज्यादा बुलडोजर का प्रचार प्रसार करते हुए दिखते हैं। मैंने राजस्थान और अन्य राज्यों के चुनावों में भी देखा, बुलडोजर चारों तरफ लगा के रखे गए थे। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने सही ही कहा है कि ये बुलडोजर उनका चुनाव चिन्ह है, बुलडोजर उनका प्रतीक है, और योगी आदित्यनाथ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जो मतदाता मतदान करता है योगी के नाम पर, वो बुलडोजर के शासन, उनके कानून व्यवस्था के नाम पर ही करता है। ये योगी का प्रतीक है। और रही बात अखिलेश यादव के तंज कसने का, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को तो बहुत प्यार आ गया था योगी आदित्यनाथ पर अभी, और लगातार योगी आदित्यनाथ को बचाव के लिए और तमाम उनके पार्टी के नेता और खुद वो आगे आ गए थे कि हटा दिया जाएगा, जो हिट हुआ। और बुलडोजर बाबा को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हुई वीरेश, अब उसी पर तंज ये अखिलेश यादव का है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। यूपी से खबर है, यूपी के ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। अभी 2 से 3 दिन का और इंतजार करना होगा। यूपी के अधिकारी ने बहुत बड़ा दावा किया है 2 से 3 दिन में रुक जाएंगी घटनाएं। एसीएस मनोज सिंह ये कह रहे हैं आदमखोर भेड़िए को मारने के लिए 6 लोग वहां पर लगाए गए। ऑपरेशन भेड़िया वहां पर लगातार चल रहा है, वन विभाग की टीम वहां पर मुस्तैद है। तमाम दावे किए जा रहे हैं कि पकड़ने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। अब जो बड़ी खबर है वो ये कि अभी 2 से 3 दिन का और इंतजार करना होगा। यूपी के एसीएस मनोज सिंह ये कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा, 2 से 3 दिन में ये घटनाएं रुक जाएंगी। ये उनकी ओर से बयान दिया गया है। 6 व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है। यहाँ तक कि एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भी दिया गया है। और अगर पकड़े नहीं गए और आदमखोर भेड़िया बहुत ही आतंक मचा रहा है तो उसको हम लोग मारने के लिए परमिशन दी। अब आइए सीधे आपको बहराइच ही लिए चलें। वहां से विवेक श्रीवास्तव आपको लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वहां की ताजा हालत के बारे में आपको रूबरू करवा रहे हैं। सीधे विवेक का ही रुख कर लेते हैं। विवेक, अभी ये ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? अच्छा, विवेक से जुड़ेंगे, उनसे जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो नाइट विजन कैमरास, जो ड्रोन में भेड़िए की हरकत वहां कैद हुई है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। अभी कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन का और वक्त लगेगा। ऑपरेशन भेड़िया वहां पर लगातार चल रहा है। वन विभाग की कई टीमें हैं जो लगातार वहां पर मुस्तैद हैं। विवेक जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विवेक, अभी किस तरीके से ऑपरेशन वहां पर चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी साझा कीजिए। और एसीएस मनोज सिंह ये कह रहे हैं कि अभी और 2 से 3 दिन का इंतजार करना होगा भेड़ियों को पकड़ने के लिए या फिर उनसे राहत पाने के लिए बहराइच के लोगों को। सबसे पहले दीपा,
दीपा, सबसे पहले तो एक ये बड़ी खबर जाननी चाहिए और ये एबीपी न्यूज़ की खबर का असर है, एबीपी न्यूज़ की मुहिम का असर है। जो मैं रात 2-2 बजे तक जाग के रिपोर्ट कर रहा हूँ और इलाके में बिजली नहीं थी, ये समस्या बता रहा था। आज वन मंत्री आए थे और संजय निषाद दोनों आए थे। दोनों ने ये सामूहिक तौर पर ये बयान दिया है कि अब इलाके में बिजली कट की समस्या नहीं होगी। कल रात भी हम लोगों ने ये रिपोर्ट चलाई थी और लगातार हम ये बात चला रहे हैं, तो अब इसका असर साफ देखने को मिला है एबीपी न्यूज़ का। अब आइए हम आते हैं, आज जो यहाँ पर वन मंत्री आए थे, बहराइच में मीटिंग हुई थी, उसमें क्या निकल कर आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि इन लोगों ने कहा है कि पहले जो शूटर की संख्या थी 9 थी, अब उसको दोगुना कर दिया गया, लगातार पकड़ने की कोशिश जारी है। और ये भी बताया गया है कि और एक और असर है, आप देखेंगे 3 दिन पहले मैंने इसी लाइव में 4:30 बजे के लाइव में ये सूचना दी थी और ये आइडिया भी दिया था कि जब तक ये भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है, क्यों ना किसी सामूहिक केंद्र में, किसी स्कूल में या किसी वैसी जगह पर लोगों को, बच्चों को जिनको ज़्यादा डर है, उनको बिठाकर और उनकी निगरानी की जाए। ठीक वैसा ही हुआ है। आज वही आदेश आया है कि अगर इलाके में सामुदायिक केंद्र बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर कोई जो इलाके का आदमी है जिसके पास घर बड़ा है, जिसका बरामदा बड़ा है, वहाँ पर ये जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं वो रात को रखी जाएंगी। तो ये 2 एबीपी न्यूज़ की खबर का असर है जो आज ऐलान हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ पर हो रही थी। अब आइए भेड़िए पर। कल रात को कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो यह मैं आपको बता रहा था कि जो सर्च ऑपरेशन है अभी भी जारी है। इसके अलावा ये कहा गया है कि पीछे जो पत्रकार हमला है, इसकी ये शिकायत थी कि अधिकारी सूचना ठीक से नहीं दे रहे। आज ये वादा किया गया है कि हाँ सूचनाएं मिलेंगी, क्योंकि अब दिक्कत ये हो रही है क्योंकि फ़ोन भी उठाना उन लोगों ने बंद कर दिया था। आश्वासन ये मिला है कि अब पूरे दिन क्या हो रहा है, अब इसकी रिपोर्ट जो बहराइच का प्रशासन है, उस प्रशासन में जितने भी लोग आते हैं, वन विभाग के लोग, जो जिलाधिकारी हैं, ये सब लोग जो हैं हमें बताएंगे। बिल्कुल ठीक है विवेक, लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। अभी सारी जानकारी आपने साझा की, वहां पर वन मंत्री आए, बिजली कटने की जो समस्या वहां पर थी वो अब समस्या नहीं वहां पर लोगों को फेस करनी पड़ेगी। इसी बीच में बड़ी खबर, यूपी के वन मंत्री भेड़िए के आगे असहाय दिखाई दिए। एबीपी न्यूज के सवाल पर अजीबोगरीब जवाब दिया, भेड़िए से खुद बचे, डंडा लेकर चले, ये उन्होंने कहा। विवेक, आपके साथ कोई है अधिकारी तो उनसे बातचीत कीजिए और वो क्या बता पा रहे हैं इस पूरे ही ऑपरेशन को लेकर। विवेक, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे साथ संजय पाठक हैं, वन विभाग से महाप्रबंधक। हाँ, आ रही है, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि अब तक स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है ऑपरेशन और कितनी दिक्कतें हैं? जो ऑपरेशन है इसमें लगभग 66-67% सफलता मिल चुकी है। जैसे आप लोग अवगत हैं कि पूर्व में जब ये ड्रोन कैमरे से देखा गया था तो 6 का पैक दिखाई दे रहा था, उसमें से 4 हम लोग वन विभाग की टीम जो है पहले ही पकड़ चुकी है। बाकी बचे 2 जो हैं उनके बारे में जो है लगातार ऑपरेशन जारी है और मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हमें कामयाबी मिलेगी उनको भी पकड़ने में। मुझे एक बात ये समझाइए, कैसे पता चलती है कि संख्या 6 ही है? वो तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ऐसा जैसे जो प्रभावित क्षेत्र था उसमें जो ड्रोन कैमरे का सहयोग लिया गया, उसके माध्यम से जो वीडियोज़ प्राप्त हुए जिसमें उन्होंने देखा कि 6 का पैक है, वही जो है भाग रहा है, दौड़ रहा है। अभी वर्तमान में जो है हमें मतलब एक की सूचना मतलब उसके ड्रोन कैमरे के माध्यम से लगातार ही मिल रही है हर 2-3 दिन के अंतराल पे। तो मतलब अभी हम लोग मान के चलते हैं कि उसी 6 पैक के जो थे 4 तो पकड़े गए हैं, बाकी जो बचे 2 हैं उनके। मुझे एक जानकारी और चाहिए कि 3 और 4 मतलब वो मार्च को पहली घटना सामने आई थी, सर्च ऑपरेशन के आदेश कब से आए थे? ये देखिए, इस बारे में सर्च किया जाए इलाके में जो स्थानीय वन का प्रशासन है वो आपको जानकारी दे पाएगा, लेकिन ये अभियान जैसे जुलाई में जो घटना हुई है उसके बाद से लगातार ही लोग सक्रिय हैं। और वन्य जीवों के मामले में ये होता है कि कोई पहला केस यदि है तो तत्काल ही मतलब जो है ऐसा नहीं मान लिया जाता कि एबरेंट जानवर के द्वारा किया गया है। उसके एक अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। कई बार चांस इनकाउंटर हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो इस तरह की जो है चीज़ होती है। उस समय भी लोग चौकन्ने रहे होंगे, उन्होंने खोजबीन की होगी, लेकिन जो जुलाई के बाद है लगातार अभियान जारी है और तभी इन लोगों ने जो जुलाई के बाद ही ये 4 पकड़ने की जो घटना हुई है, 6 में से 4 को इन्होंने पकड़ा है, बाकी 2 के लिए जो है अभी प्रयासरत हैं। अच्छा, इस बात की कितनी संभावना है कि भेड़िए के अलावा कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है जंगल बहुत ज़्यादा है, क्या पता हम ढूंढ रहे हो भेड़िया कोई और लेके जा रहा हो? नहीं, जैसे ये जो प्रवृत्ति दिख रही है जो छोटे बच्चों को मारने की, तो मतलब जो है जैसा बड़ा जानवर होगा तो बड़ा जानवर की खुराक जो है बड़ी होती,
ठीक और है। इस क्षेत्र में जैसे हम लोग संजय जो ट्रैक पाठक, करते हैं, ठीक है विवेक, संजय उनके पाठक महाप्रबंधक हैं वन विभाग के, वो जानकारी साझा कर रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, एक और बड़ी जानकारी हमारे पास है। देखिए, एक और यूपी में भेड़िए का खौफ एक तरफ चल रहा है, बहराइच और सीतापुर जैसे अलग अलग जिलों से भेड़िए के आतंक की तमाम खबरें सामने आ रही है, तो दूसरी ओर भेड़िया अब सियासत पर भी हावी हो गया है। सीएम योगी ने आज भेड़िए के नाम को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। 2017 के पहले यानी समाजवादी पार्टी के राज में लूट खसोट का इल्जाम लगाया और उस माहौल की तुलना इन दिनों फैले आदमखोर भेड़िए के आतंक से की है। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। अब आगे बढ़ते हुए बात देश में सैलाब का सितम जोरदार इसकी करते हैं। सितंबर की शुरुआत के साथ ही देश में सैलाबी सितम फिर से लौट आया है। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश मुसीबत बनकर लगातार बरस रही है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मुसीबत की बारिश लगातार जारी है। इन हालातों के आगे आपको तफसील से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अलग अलग राज्यों से पानी के प्रहार की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, राज्य अलग अलग हैं लेकिन तस्वीरें एक जैसी आपको हर फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। देश में सैलाब का सितम, अलग अलग हिस्सों में लगातार जोरदार बारिश और बारिश के बाद इस तरीके से हालात बने हुए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमानी आफत बेशुमार है और ये तस्वीर दिल्ली के पास गुरुग्राम की आपको दिखाते हैं, जहां थोड़ी ही बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया, ये देखिए आप। और नेशनल हाईवे 48 और गुरुग्राम के सोहना रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पूरी खबर हमारे संवाददाता मोहित कुमार की एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम के राजीव चौक पर आप खुद देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थम चुकी है और बुरी तरीके से, यानी नेशनल हाईवे 48 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से लेकर के सोहना रोड तक इसी तरीके से जाम हो गया है। राजीव चौक से लेकर के वाटिका चौक तक इसी तरीके से गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं और कई घंटों से जो है इसी तरीके से जाम नजर आ रहा है। दिल्ली के रास्ते आने वाले जो लोग हैं उनके लिए खास खबर हो जाती है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से गुरुग्राम आने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जाम लग चुका है और जाम इतना लगा है कि राजीव चौक पूरा जाम हो गया है। साथ ही साथ राजीव चौक से जुड़ती जो सड़कें हैं जो कि गुरुग्राम के शहर की तरफ जाती है, सोना चौक की तरफ, उधर भी जाम लगा हुआ है और राजीव चौक से होते हुए सीधा सोना की तरफ जो जाती है वो सड़क भी पूरे तरीके से जाम नजर आ रही है। गुरुग्राम में हुई बरसात के बाद ये सबसे बड़ा कारण जो है बरसात का, वो जाम के तौर पर नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।